कन्यादान का हक तुम लोग ले लो। शर्मा जी, हमारी तो यही इच्छा है कि आप बिटिया की शादी मुंबई से ही करें। हम ही नहीं, हमारे सारे रिश्तेदारों को भी वहां आने में सुविधा होगी। वैसे भी आजकल तो दूसरी जगह जाकर शादी करने का चलन है। जमाने के हिसाब से आपकी बात तो सही है, पर अच्छा, एक बार घर पर विचार विमर्श कर लो, फिर आपको बताता हूँ मिश्रा जी। फोन रखने के बाद उत्सुक पत्नी की तरफ घूमते हुए शर्मा जी बोले, रेखा, वो मुंबई से शादी करने के लिए जोर दे रहे हैं। 1-2 मिनट सोचने के बाद रेखा ने कहा, तो कर लेते हैं ना मुंबई से ही शादी। कोई विवाह भवन बुक कर लेंगे और वही लोग सारा इंतजाम कर देंगे, और क्या। पर देव, दोनों बेटियों की शादी की तरह इस बार भी उन्हें खबर तो देंगे ही ना। आगे उनकी मर्जी। पहले किसी जानकार के साथ मुंबई जाकर देख पता करके तो आ जाओ सब कुछ, और जल्दी ही बुकिंग वगैरह भी करवानी होगी, वरना शायद देर करने से मिले ना मिले। रेखा अपने धुन में बोले जा रही थी, पर माधव तो मुंबई का नाम आते ही दूसरे ही दुनिया में खो गए थे। देव उनका अपना छोटा भाई, दोनों में कितना प्रेम था, असीम और परिमित। माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे, तो दोनों भाई ही एक दूसरे के अभिभावक थे। तभी तो माधव के लिए रेखा को पसंद देव ने किया, और देव की पत्नी नीता को वो पसंद करके लाए। माधव प्राइवेट नौकरी करता था और देव सरकारी, पर आर्थिक भिन्नता उनके बीच कभी कष्ट का कारण नहीं बनी। दोनों साथ रहते, दोनों की पत्नियां भी बहनों की तरह मिलजुल कर रहती, और सब अच्छा चल रहा था। माधव की शादी के लगभग 1.5 साल बाद ही देव की भी शादी हो गई थी, पर यहाँ शादी के 5 साल होते ही रेखा 2 बेटियों की माँ बन गई। नीता अभी तक प्रतीक्षारत ही थी किसी शुभ समाचार के लिए। खैर, घर में 2-2 नन्ही बच्चियां थी, तो देव और नीता को कभी आभास ही नहीं होता कि उनकी औलाद नहीं है। पर लोगों के सवाल बड़ा परेशान करते। दोनों डॉक्टरी मदद भी ले रहे थे, पर कोई फायदा दिख नहीं रहा था। तब तक रेखा तीसरी बार गर्भ से रह गई। उसके मायके वालों ने सलाह दी कि गर्भ की जांच करवा ले, पहले से 2 बेटियां है ही, इस बार बेटा हो तो रखे, वरना। और रेखा के भी दिमाग में ये बात बैठ गई, क्योंकि माधव जी की प्राइवेट नौकरी, महंगाई और 2-2 बेटियां पहले से ही थी। पर यह बात जैसे ही नीता और देव को पता चली, उन्होंने जाकर भाभी के पैर पकड़ लिए। भाभी, जो भी हो आने दो, बेटा हुआ तो आपका, बेटी हुई तो हमारी। नीता, जिंदगी बहुत लंबी होती है, कल को आपके बच्चे हुए या बेटी ही हो गई तो हमारी बच्ची कहाँ जाएगी, हम कहाँ के रह जाएंगे, बताइए। रेखा के मन में बात बैठ चुकी थी। हमारे बीच में तेरी मेरी की बात क्या आज तक आई है भाभी, जो आगे आएगी, और आपके या हमारे मन में कोई भी शक ना रहे। आप ये चाहती हैं तो मैं बच्चे को कानूनी रूप से गोद ले लूँगा, फिर तो कोई दुविधा नहीं रह जाएगी ना, देव ने कातर स्वर में कहा। क्या रेखा, तुम भी कहते हैं घी कहाँ खोया दाल में ही ना, बच्ची घर में ही रहेगी ना। अभी भी किसी बाहरी नए आदमी को पता चलता है क्या कि चिंकी और मिंकी हमारी बच्चियां हैं? नहीं ना। देव के साथ माधव जी ने भी पत्नी को समझाया। 2-3 दिन सोचने समझने के बाद रेखा ने सहमति तो दे दी, पर मायके वालों के फोन और उनकी तरह तरह की बातें उसे विचलित करते रहते। लेकिन नीता और देव का प्रेम, व्यवहार और समर्पण उन भावों के बीच दीवार बनकर खड़े हो जाते, और मन में ये भी चलता कि लड़का हुआ तो कोई बात ही नहीं रहेगी, पर नियति को कौन बदल सकता है। तीसरी संतान भी बेटी ही हुई, और डॉक्टर ने फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन की बात कहते हुए चेता दिया कि भविष्य में चौथी संतान के बारे में सोचने पर जच्चा की जान को खतरा हो सकता है। इधर देव और नीता की खुशी की तो कोई सीमा ही नहीं थी। मायके वाले इस वक्त भी कान भरने से बाज नहीं आए कि देवर देवरानी ने ही भगवान से बार बार मनाया होगा कि बेटी हो जाए। अब उनके लिए बेटी तो हो गई, पर अगले बच्चे का रास्ता भी बंद करती आई। रेखा दुख और क्रोध से मन ही मन भरती रही, और उसी संताप में अस्पताल से आने के बाद ही उसने घोषणा कर दी, मैं अपनी बच्ची क्या, उसकी उत्तरण भी किसी को नहीं देने वाली। ये सुनकर देव और नीता ही नहीं, माधव जी को भी धक्का सा लगा कि बात से पीछे क्यों हट रही है रेखा, और उन्होंने उसे हर तरह से समझाया, पर अपने फैसले से वो ना डिगी। भैया, आप परेशान ना हो, हमने तो बिना बच्चों वाला खुद को कभी ना माना, ना हमें एहसास ही हुआ। अब तो और नहीं होगा, हमें तो बच्चे का संग साथ चाहिए बस। नीता ने दुखी माधव जी को समझाया तो देव ने भी सहमति भरी, पर रेखा तो अब पूर्ण रूपेण बदल चुकी थी। तीसरी बेटी टीना को तो वो 1 मिनट देवर देवरानी को देखने भी नहीं देती थी। छूना और गोद में उठाना तो दूर की बात है, साथ ही धीरे धीरे उसने चिंकी और मिंकी को भी चाचा चाची से दूर करना शुरू कर दिया। आखिरकार हर किसी के बर्दाश्त की भी एक सीमा तो होती ही है।
देव तो दिन भर बाहर होते थे, पर नीता हमेशा जेठानी के व्यवहार से रोती बिसुरती रहती। नतीजन उसका स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरने लगा। माधव और रेखा में भी खूब बकझक होने लगी। भाई भाभू का पक्ष लेकर वो लड़ते और रेखा भी बराबरी से लड़ाई करती। बच्चियां भी डरी सहमी रहती। कुछ दिन पहले तक जिस घर का हर कोना हंसता था, वहां का माहौल बिल्कुल बिगड़ चुका था और अंत में हालात ये हो गए कि देव ने अपना तबादला मुंबई करा लिया। 1-2 साल के अंदर अपना सारा संपर्क भी तोड़ लिया, क्योंकि फोन भी करते, भाई भतीजियों से बात होती तो उधर से भाभी कुछ ऐसा कह देती कि मन खराब हो जाता। समय बीता। कुछ सालों बाद माधव ने किसी से उड़ती खबर सुनी कि देव और नीता की गोद भर चुकी है, पर ना कोई नंबर था न पता जो जाकर अपनी खुशी जता पाते। पर पत्नी के लाख विरोध के बाद भी उन्होंने खुशी से बड़ी दावत दी। 14 साल बाद जब वो बड़ी बेटी की शादी के सिलसिले में कहीं ट्रेन से जा रहे थे तो देव का एक मित्र यश मिला था। बहुत मिन्नत के बाद अपना नाम न बताने की शर्त पर उसने देव का पता दे दिया, जिस पर उन्होंने कार्ड भी भेजा था और पत्र भी, पर देव नहीं आया। 3 साल पहले दूसरी बेटी के शादी पर भी कार्ड और पत्र भिजवाया। अब उस बार तो बिना रेखा को बताए मुंबई में उस पते पर भी घूम आए, पर पता चला कि देव ने वो घर तो बहुत पहले ही खाली कर दिया है और संभवतः कहीं अपना घर ले लिया है और वहीं रहता है। अब इतनी बड़ी मुंबई में तो अपने भाई को नहीं ढूंढ सकते थे बेचारे माधव। और आज लगभग 22 साल बाद परिस्थितियां ही ऐसी बन आई है कि उन्हें मुंबई जाकर ही बेटी की शादी करनी है। काश वो बेटी जिसे गर्भ से ही अपना समझते आए थे देव और नीता, उसकी शादी का हिस्सा तो बन पाते। काश आज टीना देव और नीता के पास होती और वो उसकी शादी रचा रहे होते। और सच बात तो ये थी कि टीना की परवरिश आज तक उन्होंने उन दोनों की अमानत समझकर ही की थी। और ये संयोग ही था कि टीना को अपनी दोनों बहनों से भी ज्यादा सुखी संपन्न घर परिवार मिला था, वो भी बिना दहेज के। और उनकी इकलौती मांग थी कि वो शादी मुंबई से करे। देव की उसी दोस्त यश का नंबर जो उन्हें ट्रेन में मिला था अपनी पुरानी डायरी से निकालकर फिर माधव जी ने आखिरी कोशिश कर ही दी। पहली बार तो फोन ही नहीं उठा, दूसरी बार फोन शायद उनके बेटे ने उठाया। हेलो यश, पापा बाथरूम में है अंकल, आप थोड़ी देर बाद बात कर लेना। बेटा 1 मिनट, क्या तुम किसी देव अंकल को जानते हो? अंकल, वो तो हमारे फैमिली फ्रेंड है, उनका बेटा चीनू तो मेरा जूनियर ही है अंकल स्कूल में। प्लीज तुम मुझे उनका एड्रेस दे दो। बच्चे, तुमने पढ़ा होगा ना कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। तुम समझ लो कि इससे अच्छा काम कुछ हो ही नहीं सकता। आप अपना नंबर मुझे दे दो अंकल, मैं कोशिश करूंगा। संभवतः उस 14 साल के बच्चे को मामले की गंभीरता का भास उनके गिड़गिड़ाने से हो गया था। तभी शाम तक उनके फोन पर देव का पता आ चुका था। कल सुबह निकलूंगा रेखा। और सुनो, एक बात कहनी थी तुमसे। क्या? कहिए ना। मैं देव के घर भी जाऊंगा उसे और नीता को बुलाने। अगर वो आते हैं, अगर क्या, मुझे पता है आएंगे ही, तो तुम फिर से कोई हंगामा मत खड़ा कर देना, समझी? अब कितना शर्मिंदा करवाओगे? वो लोग आएंगी तो मैं भी बहुत खुश होंगी। और जो हुआ वो बदला तो नहीं जा सकता, पर पुरानी बातों के लिए उनसे माफ़ी भी मांग लूंगी मैं। देव और नीता बिल्कुल नहीं बदले थे। वही विनम्रता, वही प्रेम और सद्भाव से मिले माधव जी से जैसे पहले थे। एक बार भी याद नहीं आई भाई की वो जिंदा भी है या मर गया। मरे आपके दुश्मन भैया, हम तो सबको रोज याद करते हैं और एक पल को भी नहीं भूले। चिंकी और मिंकी की शादी का पता हमें बाद में चला। हम उनसे मिलकर भी आए और अक्सर बात भी करते हैं फ़ोन पर उन लोगों से। आश्चर्य से आंखें फैल गई माधव जी की। यही नहीं, टीना की शादी मुंबई से होने वाली है ये भी पता चला हमें। तो हम उसका हिस्सा भी बनने वाले थे, पर अज्ञात रूप से भैया। पहले की फिल्मों में दिखाते थे ना, हीरो भेष बदल कर अपनों के उत्सव में शामिल होता था ताकि लोग उसे पहचाने नहीं। वही योजना थी हमारी, ताकि भाभी बुरा ना मान जाए। तुम दोनों इतना कर रहे थे और मुझे खबर भी नहीं थी। कर नहीं रहे थे भैया, आपका प्यार करवा रहा था। यश के बेटे ने जब हमें आकर बताया कि कोई अंकल पापा के फ़ोन पर आपका एड्रेस मांग रहे थे, तो मैंने ही लिख कर भेजा था भैया अपना पता आपके नंबर पर। अपनी भाभी को माफ़ कर दो देवनीता, कब का कर दिया है भैया। और भाभी की इसमें क्या गलती थी? डॉक्टर ने बात ही ऐसी कह दी थी कि उनका दिल टूट गया था। बल्कि चीनू के होने पर हम उसको लेकर आपके पास जाने वाले थे और कहने वाले थे कि ये रहा आपका बेटा, हमें अपनी बेटी दे दीजिए। पर लगा वो इसे नकारात्मक ढंग से ना ले ले तो कदम ही नहीं उठे। नीता ने धीरे धीरे रुक कर कहा। तब तक चीनू बाहर से खेलकर आ गया था। झट से माधव जी के पैर छूकर बोला, बड़े पापा
आप कब आए? माधव जी को लगा वो आईना देख रहे हैं। चीनू बिल्कुल उनकी तरह दिखता था, लगभग वैसा ही जैसा वो उसकी उम्र में थे। मम्मी ठीक कहती थी, मैं आपकी कार्बन कॉपी हूँ। गौर से माधव जी को निहारते हुए बोल उठा चीनू। देव के साथ ही जाकर माधव जी सारी व्यवस्थाएं कर आए। लौटते समय वो बहुत खुश थे। आकर सारी बातें रेखा को बताई तो वो चुपचाप सारी बातें सुनती रही और बीच बीच में सिसक उठी। देव और नीता के घर ही सब लोग शादी से 5 दिन पहले चले गए। रेखा तो देवर देवरानी से नजर ही नहीं मिला पाई और टीना तो चाचा चाची और चीनू से इस तरह घुल मिल गई मानो हमेशा से उसी परिवार का हिस्सा रही हो। शादी के लिए पंडित जी मिलने आए, कन्यादान की रस्म की चीजें और नियम बताने के लिए। उन्होंने पत्नी के साथ माधव जी को बैठने को कहा तो थोड़ा सकुचाती हुई रेखा देव और नीता का हाथ पकड़कर ले आई। पंडित जी, सब कुछ इन्हें समझा दीजिए। पर भाभी, कन्यादान तो बहुत पुण्य का काम है। आपने टीना को इतने प्यार से पाला पोसा है, फिर कन्यादान हम कैसे? भैया, नीता, अपनी भाभी को माफ नहीं करोगे क्या आप? मानती हूँ उस समय सबके बहकावे में आकर मुझसे भूल हुई, पर टीना को जब जब दुलारती तो मैं एक अपराध बोध से भर उठती थी कि मैंने गलत किया है। आज उसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ। आप लोग मौका नहीं देंगे क्या? रेखा ने हाथ जोड़ते हुए कहा तो वहां मौजूद सारे लोगों की आंखें भर आई। पालने का हक ना सही, कन्यादान का हक देकर रेखा ने देव और नीता के मन में बचे हर छोटे बड़े शिकवे को दूर कर दिया था और अब घर की खुशहाली फिर वापस लौटने लगी थी। तो आज की कहानी के बारे में अपने राय मुझे जरूर दें और अगर कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।